नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो गई, उसका सिलसिला शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने सोमवार को एक पत्र भेजा हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी को। ये पत्र संदेशवाहक बाई हैंड लेकर गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग कोई कोर कसर नहीं उठाना चाहता, कोई बहाना नहीं देना चाहता और ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहता कि वो जो प्रक्रिया उसने शुरू की है उसका अंतिम परिणाम जल्दी आए। और दोनों से कहा गया है, क्योंकि भाजपा ने शिकायत की थी और हेमंत सोरेन को अपना पक्ष रखना है, नेचुरल जस्टिस की डिमांड है कि उनके खिलाफ कार्रवाई से पहले एक बार उनसे उनका पक्ष जाना जाए। तो चुनाव आयोग ने उनसे पूछा है कि क्यों ना आरपीए एक्ट के सेक्शन 9A के तहत उनकी सदस्यता रद्द कर दिया जाए या उन्हें सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इसका जवाब बीजेपी को भी और हेमंत सोरेन को भी जो पत्र गया है, उन दोनों को इस चुनाव आयोग के पत्र का जवाब 10 मई तक देना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये चीज़ें एक तय टाइम फ्रेम में आगे बढ़ रही हैं। तो 10 मई तक जवाब आएगा। उसके बाद चुनाव आयोग एक बार फिर अपने कानूनी या संविधान के जो विशेषज्ञ हैं उन सलाहकारों के साथ बैठक करेगा और फिर फैसला लेगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि गवर्नर रमेश बैस ने एक चिट्ठी भेजी थी चुनाव आयोग को और कहा था कि ये मामला है, ऐसे में क्या आरपीए एक्ट के सेक्शन 9A के तहत कार्रवाई हो सकती है। गवर्नर को आरपीए एक्ट का सेक्शन 192 ये अधिकार देता है कि वो चुनाव आयोग से ऐसी सलाह मांग सके। तो ये तो हुआ संवैधानिक पक्ष। अब सवाल ये है कि हेमंत सोरेन और उनके साथियों का बचाव क्या है। बचाव में वो दो बातें कह रहे हैं। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि ये जो माइनिंग लीज उनको अलाउड हुई थी वो गलती से हो गई थी। अब आप विश्वास कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री के नाम से जो विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है, वो विभाग मुख्यमंत्री के नाम से गलती से माइनिंग का लाइसेंस जारी कर दे। और उन्होंने कहा कि गलती से हो गया था, इसलिए गलती को सुधार लिया गया है और ये लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, इसलिए कोई कार्रवाई का आधार नहीं बनता। दूसरी बात, कार्रवाई का आधार इसलिए भी बनता है कि दूसरी बात कहूँ उससे पहले बता दूँ कि ये जून 2021 में ये माइनिंग लीज लाइसेंस जो है वो हेमंत सोरेन के नाम से जारी हुआ था और सितंबर 2021 में एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने इसके लिए क्लियरेंस दी। और मालूम है आपको ये डिपार्टमेंट किसके पास है? ये भी हेमंत सोरेन के पास है। तो गलती का पता जून में भी नहीं चला जब अलॉटमेंट हुआ, जब एनवायरनमेंट क्लियरेंस लिया सितंबर में तब भी नहीं पता चला। ये जब गवर्नर के यहाँ पिटीशन हुई, हाई कोर्ट में PIL फाइल हुई, तब गलती का एहसास हुआ। तब तक तो चिड़िया खेत चुग चुकी थी। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ होगा। दूसरा उनका पक्ष जो है वो जो है थोड़ा उसमें कानूनी रूप से दम दिखाई देता है। वो कितनी देर टिकेगा ये तो नहीं मालूम। चुनाव आयोग में काफ़ी लंबे समय तक कानूनी सलाहकार रहे SK बेंदीरत्ता ने कहा है, वो रिटायर हो चुके हैं अब, उन्होंने कहा कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला नहीं बनता, क्योंकि इसके लिए जो आरपीए एक्ट में प्रोविज़न है उसके हिसाब से या तो आपने सरकार को कोई सामान सप्लाई किया हो, गुड्स सप्लाई की हो, या फिर सरकार कोई काम करा रही हो, उसके कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन का काम आपको मिला हो। और इस मामले में दोनों चीज़ें नहीं हैं, इसलिए आरपीए एक्ट में ये उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि माइनिंग लीज जो दी जाती है उसमें सरकार के साथ रेवेन्यू शेयरिंग होती है, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाता है, इसलिए उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब देखिए 0.8 एकड़ की जो है वो माइनिंग लीज उनको अलॉट हुई थी। ये अलॉट हुई है रांची के अंगारा ब्लॉक में, और उसके मामला इतने तक होता तब भी गनीमत थी। इसके अलावा उनके भाई
जो बसंत सोरेन है उनके नाम से भी माइनिंग लीज का लाइसेंस जारी हुआ है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पार्क में 11 एकड़ ज़मीन हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से अलॉट हुई है। तो ये, और उसके अलावा उनके निजी स्टाफ के 2 लोग उनके नाम से माइनिंग लीज अलॉट हुई है। तो ये पद के दुरुपयोग और इसके साथ साथ जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दोनों का मामला बनता है। हाई कोर्ट के निर्देश पर जांच तो चल ही रही है, लेकिन चुनाव आयोग और गवर्नर के बीच का जो मामला है वो थोड़ा अलग है। अलग इसलिए कि ये अयोग्यता का मामला है, इसमें हाई कोर्ट की भूमिका नहीं है। अब चुनाव आयोग को जब इस दोनों जवाब मिलेंगे, ख़ासतौर से हेमंत सोरेन का जो जवाब मिलेगा, उसके आधार पर जैसा मैंने पहले कहा कि वो फिर से एक कानूनी और संविधान के विशेषज्ञों से सलाह करेंगे। सलाह के बाद गवर्नर को वो रेकमेंड करेंगे। अगर सलाह के मुताबिक ये माना जाता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है इस आधार पर, तो गवर्नर को सलाह देंगे कि आप हेमंत सोरेन को विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर सकते हैं। अब अयोग्य हो जाएंगे इसकी तो पूरी प्रबल संभावना लग रही है, और जिस तरह से एक्टिविटी चल रही है उसमें कोई शक नहीं लग रहा है कि वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। और इस बात से भी लग रहा है कि हेमंत सोरेन उनके साथी भी डरे हुए हैं। हेमंत सोरेन तैयारी कर रहे हैं अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपने की। अब उसमें एक पेच है, और वो पेच ये है कि हेमंत सोरेन की पत्नी उड़ीसा से हैं। झारखंड के बारे में ऐसा कहा जाता है, मुझे पक्का मैं इसकी तस्दीक नहीं कर पाया, इसको कंफर्म नहीं कर पाया कि दूसरे प्रदेश का आदिवासी झारखंड में आकर चुनाव नहीं लड़ सकता। अब इसमें कन्फ्यूजन सिर्फ इतना है कि वो किसी भी सीट से नहीं लड़ सकता, या आदिवासियों के लिए जो आरक्षित सीट है उससे चुनाव नहीं लड़ सकता। तो अगर विकल्प पर विचार कर रहे हो हेमंत सोरेन, तो इसका मतलब उनको अंदाज़ा हो गया है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके विधायकों में हड़कंप है। उनको लग रहा है कि अगर सरकार गिर गई फिर पता नहीं क्या होगा। वो अपने भविष्य को लेकर एक तरह से आशंका में है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा, जेएमएम की फिर से सरकार बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। बीजेपी निश्चित रूप से सरकार बनाने की कोशिश करेगी, तो क्या पहले सरकार बनाने का मौका मिलेगा बीजेपी को, या पहले राष्ट्रपति शासन लगेगा। ये सब चर्चाएं झारखंड में होना शुरू हो गई हैं। अभी फ़िलहाल की स्थिति ये है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों हेमंत सोरेन के समर्थन में हैं, साथ खड़े हैं। लेकिन जैसे ही अगर, जिसकी मुझे प्रबल संभावना नज़र आती है, हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित किया जाता है विधानसभा की सदस्यता से, वैसे ही इन दोनों पार्टियों में, ख़ास तौर से कांग्रेस में भगदड़ मचने वाली है। ये तय बात है। कांग्रेस के विधायक पहले से ही सरकार से नाराज़ हैं, अपने ही कोटे के मंत्रियों से नाराज़ हैं, और वो पहले से ही विकल्प की तलाश में थे। ऐसे में अब आप देखिए, दोनों पार्टियां, जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं जेएमएम और बीजेपी, उनमें चुनाव के समय जो सीटों का गणित था, वो 25 सीटें बीजेपी जीती थी, 28 जो है वो जेएमएम जीती थी। जेएमएम के कई विधायकों को चिंता ये है कि ऐसी सीटों से जो जीते हैं जहां बीजेपी और सुदेश महतो की पार्टी, इन दोनों में लड़ाई के कारण उनको बीच में फ़ायदा मिला और जीत गए, उनका क्या होगा अगर बीजेपी और सुदेश महतो मिल जाते हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि जैसे ही सरकार गिरेगी ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। वैसे भी बीजेपी के अगर अंदरूनी सूत्रों की माने तो सुदेश महतो को प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव दिया जा चुका है, अगर वो अपनी पार्टी का मर्जर करते हैं बीजेपी में। सुदेश महतो इसको लेकर थोड़ा जो है उहापोह में है, अभी कोई फैसला नहीं कर पाए हैं। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब वो फिर कह रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी कहा था कि वो 2 दिन में गिर जाएगी, 5 दिन में गिरेगी, 10 दिन में या 20 दिन में,
ये पता नहीं है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि मई से जून शायद ना होने पाए, जब तक कि मतलब इसमें एक गुंजाइश निश्चित रूप से रखनी चाहिए, वो है अदालत का इंटरवेंशन ना हो जाए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ना हो जाए, चुनाव आयोग के फैसले पर या गवर्नर के फैसले पर कोई स्टे ना हो जाए, तब तक ये समय सीमा बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रह पाएंगे, 5 साल कार्यकाल होगा उनका, ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? हेमंत सोरेन का जाना तय लग रहा है, बशर्ते उनको कोई कानूनी रिलीफ न मिल जाए लंबे समय के लिए, जिसकी उम्मीद कम लगती है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर जो केस बनता है वो एक तरह से ओपन एंड शट केस है। उसमें विवाद का मुद्दा सिर्फ यही है कि माइनिंग लीज जो है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह माना जाता है या नहीं। केवल एक ही मुद्दा है। बहुत से विशेषज्ञों का कहना है अगर माना जाता है तो उनकी सदस्यता जाना तय है। तो झारखंड की सरकार कुछ दिन की मेहमान है। हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री के रूप में ये कार्यकाल खत्म होने की कगार पर है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।